हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2021-22 का जो गणित है ना बेटा, पेपर आपके यूपी बोर्ड ने खुद हम बना के दिया है, उसको हम सॉल्व करेंगे। और ये 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है, आपको पता है। आपको सारे सामान्य निर्देश यहाँ पर दे रखे हैं, इनको आप पढ़ लेना, ठीक है। और इसके PDF में प्रोवाइड करा दूँगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं, ठीक है। कह रहे सभी खंड हल करने, प्रत्येक खंड के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, केवल एक सही विकल्प छांटकर उसके उत्तर पुस्तिका में लिखिए। बेटा जो क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, उसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम आ जाते हैं। मैं आपको डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, पूरा सॉल्व करके बताऊंगा। कह निम्नलिखित में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है? सहअभाज्य, अगर आपके पास 2 संख्या है ना, तो सहअभाज्य किसे कहते हैं? अगर उन दोनों का HCF अगर 1 आता है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सहअभाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सहअभाज्य। अगर कोई 2 संख्याएं या 2 से ज़्यादा संख्याएं और उन संख्याओं का HCF अगर 1 आता है ना, तो उसे हम सहअभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। देखो बेटा, सिंपल से लॉजिक लगाओ, दिमाग में कैलकुलेशन हो जाएगा। 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, तो इसका HCF 7 आ जाएगा, ठीक है। 31 से कम 31, 31 तिया 93, 31 आ जाएगा। 32 से कम देखो ये 32 है, ये 2 से कट जाएगा, 2 के पहाड़े 2 से कट जाएगा, ये 62 भी 2 से कट जाएगा। लेकिन 18 का गुणनखंड करोगे, सो अब देखो 2 नम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, और फिर क्या है बेटा 25 का गुणनखंड करो, 5 5 25, 5 एकम 5। तो 18 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 3 की घात 2, और 25 को लिख सकता हूँ मैं 5 की घात 2। इन दोनों में ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों में हो। HCF निकालने के लिए 2 संख्या तो दोनों में देखना पड़ेगा। तो इसका HCF कुछ नहीं है, तो क्या होगा? 1 होगा। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा बेटा? दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। आंसर कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा, ठीक है। 18 25, क्लियर। फिर आते हैं बेटा द्विघात समीकरण, मूलों का गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक है। क्या ज्ञात करना है? मूलों का गुणनफल। तो ख नंबर है हमारे पास। द्विघात समीकरण क्या दे रखा है? 3x² माइनस के 4x बराबर 0। मूलों का गुणनफल, चूँकि यहाँ ए कितना है बेटा? 3 है, बी कितना है? माइनस के 4 है ना, और सी यहाँ पर है नहीं, तो बेटा सी का मान क्या है? 0 है। मूलों का गुणनफल सूत्र क्या होता है? C/A। सी का मान 0 और ए का मान कितना? 3। 0 के बट्टे में कुछ भी हो, आंसर 0 आता है। आंसर आ जाएगा 0। क्या ऑप्शन में 0 है? बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गौ नंबर। कह रहे हैं समरूप त्रिभुजों की विशेषता क्या होती है? उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, उपरोक्त में से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों, फर्स्ट और सेकंड दोनों है ना, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। संगत कोण भी बराबर होते हैं और संगत भुजा का अनुपात भी आपस में बराबर होते हैं। अगले वाले में हमें इसका मान बताना है। cos 60 का मान होता है बेटा 1/2, cos 30 का मान √3/2, sin 60 का मान √3/2 और sin 30 का मान 1/2। इधर जो चीज़ है इधर भी वही चीज़ है। आंसर क्या आ जाएगा? 0। क्या ऑप्शन में 0 है? बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? केंद्रीय प्रवृत्ति का माप बेटा माध्य होता है, बहुलक होता है, माध्यिका होता है, मानक विचलन नहीं है। मानक विचलन आप कक्षा 11 में पढ़ोगे। तो इसमें से अंगा का जो ऑप्शन है ना बेटा, वो चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे 2 बिंदुओं के निर्देशांक इतने और इतने हैं, इन बिंदुओं से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु क्या होंगे? आपको मध्य बिंदु निकालना है, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है 4। बेटा देखो मध्य बिंदु मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। 2 बिंदु हैं। पहला बिंदु है बेटा -8,0, ये x1 हो गया, ये y1, और दूसरा वाला बिंदु आपका है बेटा 0, -8, ये x2 हो गया, y2। तो मध्य बिंदु x, y का सूत्र क्या होता है? x1 + x2 बट्टे 2, y1 + y2 बट्टे में 2, यही होता है। x1 का मान -8, x2 का मान 0 बट्टे में 2, y1 का मान 0, y2 का मान -8 बट्टे में 2, -4 -4। आंसर आ जाएगा -4,4। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। किसी भी पार्ट में कोई भी डाउट या दिक्कत हो बेटा, वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें।
सेकंड वाले प्रश्न पे आ गए हम। कह रहे सभी खंड कीजिए कौन नंबर, कह रहे द्विघात समीकरण का विविक्तीकर ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, सॉल्व करना है हमें। सेकंड का कौ, सबसे पहले देखो द्विघात समीकरण क्या दे रखा है, द्विघात समीकरण जो हमें दे रखा है वो है 2x² माइनस के 4x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ a का मान 2 है, b का मान माइनस के 4 है और c का मान 3 है। ठीक है ना बेटा, विविक्तीकर सूत्र d होता है, विविक्तीकर सूत्र क्या होता है, d बराबर होता है b² माइनस के 4ac, यही होता है। तो सूत्र क्या है, b का मान क्या है माइनस के 4 वर्ग 4ac, तो माइनस का वर्ग प्लस 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, तो आ जाएगा माइनस के 8। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि d का मान ऋणात्मक है इसीलिए कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ये आप जानते हैं, जब नेगेटिव आता है तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता है कि नहीं, ये पहले से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया, कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन में आते हैं, कह रहे 15 cot a का मान 8 है तो साइन a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ख नंबर पे आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, सो देखो बच्चों कह रहे हैं चूंकि 15 cot a बराबर 8, तो cot a 8 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। हमें क्या मान निकालना है, साइन a का मान निकालना है और sec a का मान निकालना है। ठीक है, सो cot है तो उसके आधार पर चित्र बना लो। ठीक, आपको पता है लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। ठीक है, तो यहाँ से आता है साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, आधार बट्टे लंब, तो ऊपर वाला है आधार नीचे वाला है लंब। ठीक है, तो ये 8 हो जाएगा, अच्छा ये 8 है और लंब है हमारा 15। ठीक है, तो हमें क्या करना है बेटा, कर्ण निकालना है। तो यहाँ लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से आप लिख दोगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, 15 का वर्ग और यहाँ 8 का वर्ग। ठीक है, 15 का वर्ग 225, 8 का वर्ग 64, तो ये हो जाएगा 289। तो कर्ण हो जाएगा 289 का वर्गमूल जो कि होता है 17। तो कर्ण कितना आ जाएगा, 17। ठीक, हमें क्या निकालना है, साइन है, इसलिए साइन है। साइन का सूत्र का लंब बट्टे कर्ण, तो लंब का मान कितना है बेटा 15, कर्ण का मान है 17। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, दिख भी रहा है। फिर सेक, सेक क्या होता है बेटा, कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार, कर्ण का मान है 17, आधार का मान कितना 8। ये हमें हमारा आंसर मिल गया। कोई भी डाउट कोई भी दिक्कत कोई तकलीफ़ हो तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन में आते हैं, कह रहे दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर है तथा 289 वर्ग सेंटीमीटर, तो इनकी संगत भुजाओं में क्या अनुपात होगा। ठीक है, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। दो त्रिभुज हैं जो कि समरूप हैं, इसका नाम मान लो ABC, इसका नाम मान लो PQR। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है। सो देखो बेटा ये चीज़ है, पहले वाले का जो क्षेत्रफल दे रखा है वो 121 और दूसरे वाले का दे रखा है 289।
संगत भुजा का वर्ग, असंगत भुजा का अनुपात निकालना, मान्यते इसका निकालना है। आप जानते हो चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, अतः प्रमेय 6.6 से, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज, तो वो क्या होगा बेटा, संगत भुजा क्या होती है बी सी और इसका क्यू आर, ये चीज़ होती है। तो हमें बी सी बट्टे क्यू आर निकालना है, संगत भुजा का अनुपात निकालना है, क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है 121/289, ये चीज़ हमें दे रखी है। तो 121 11 289 17, इसका वर्ग लिख सकता हूँ मैं, वर्गों की तुलना कर देंगे, ठीक है, 11/17 बचेगा। और इसको सही मायनों में सही रूप में लिखेंगे, बट्टे का मतलब अनुपात होता है, तो बी सी अनुपात क्यू आर का मान आ जाएगा 11/17, यही आपको निकालना था। आराम से हो गया। कोई भी डाउट दिक्कत लगे वीडियो को एक बार दोबारा देखिए। हो गया। कह रहे किसी बंटन का माध्य 16 है, बहुलक 13 है, तो आपको माध्यिका ज्ञात करनी है, ठीक है बेटा। और ये जो क्वेश्चन है माध्यक और बहुलक में संबंध, ये हर साल आता है, हर साल आता है, ठीक है। तो जो संबंध है बेटा वो मैं लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। आपको संबंध पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर ये हमारा कौन सा है बेटा, घ नंबर है, सेकंड का घ। संबंध क्या होता है, जो बहुलक होता है वो किसके बराबर होता है, बहुलक होता है 3 गुणा माध्यिका माइनस के 2 माध्य, ठीक है। ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बंटन का माध्य में दे रखा है 16, बहुलक हमें दे रखा है 13, तो माध्यिका ज्ञात करनी है, ठीक है। सो देखो 13 16 दूनी 32 माइनस का इधर आके क्या हो जाए, चलो लिख देता हूँ माइनस के 32, माइनस का 32 यहाँ आके प्लस का 32, ठीक है। सो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 और 2 5 4, ये 3 गुणे में जाके बट्टे में आ गया, 3 कम 3 3 5 15। सो माध्यिका का मान कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। आराम से हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। घ खत्म। अब खंड 3 में आ जा रहे हैं, सारे प्रश्न हमारे 2-2 नंबर के हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, 2 नंबर में पूछा गया है। तो तीसरे का क मान लेंगे, माना √3 एक परिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया √3 एक परिमेय संख्या है। कोई भी परिमेय संख्या जो होती है बच्चों, उसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं, जहाँ पर Q का मान 0 नहीं होता, ठीक है। और साथ ही साथ PQ पूर्णांक होते हैं, व HCF अगर निकालोगे P और Q का तो वो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ये सारे गुण होते हैं एक परिमेय संख्या में। अगर किसी भी गुण को वो मना करता है तो वो कभी भी परिमेय संख्या होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसके बट्टे में कुछ नहीं, देख ले लो, तिरछे गुणा करेंगे, P एक कम P √3 गुणा Q √3Q, ठीक है। समीकरण 1। अब क्या करना है आपको, दोनों तरफ वर्ग करना है, ठीक है। दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग कर देंगे तो इधर से क्या हो जाएगा बेटा, P² √3 का वर्ग 3, और यहाँ से हो जाएगा Q², ठीक है। सो देखिए गाइस, यहाँ पर जो गुणांक है वो कितना है, 3 है। तो यहाँ क्या लिखेंगे,
जो गुणांक होता है ना उसी से वो कटता है। तो लिखेंगे चूंकि पी स्क्वायर 3 से विभाजित है, ठीक है, ये आप लिख देंगे कि 3 से विभाजित है, इसलिए जो संख्या p होगी ना, p भी 3 से विभाजित होगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कैसे होगी। देखो, अगर एक संख्या 9 है, वो 3 से कट रही है, ठीक है, 3 का वर्ग 9 होता है, तो इसका वर्गमूल 3 आएगा, तो 3 भी तो 3 से कटेगा। तो अगर पी स्क्वायर 3 से कट रहा है तो पी भी 3 से कटेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें किसी भी तरीके से मना करना है कि इस जो ये जो गुण है ना, अगर इसको ये मना कर देगा तभी जाके वो अपरिमेय होगा। अब उसी चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, माना पी का मान आप 3r मान लेते हैं, समीकरण नंबर इसको कुछ भी बोल दो, ठीक है। अब क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग करना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर ये हमने दोनों तरफ कर दिया, तो यहाँ से हो जाएगा पी स्क्वायर, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, r का वर्ग r स्क्वायर। सो देखो बेटा, पी स्क्वायर का मान हमें पता है, ऑलरेडी पी स्क्वायर की बात हम कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम पी स्क्वायर का मान रख देंगे। कितना है बेटा, 3 क्यू स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, 3 3 9, तो यहाँ क्यू स्क्वायर का मान हो जाएगा 3r स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर से वही चीज़ लिखोगे, गुणांक कितना है 3, चूँकि क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है, इसलिए क्यू भी 3 से विभाजित होगा, ठीक है। अब देखो बेटा, P भी 3 से विभाजित है, Q भी 3 से विभाजित है, चूँकि P व Q दोनों 3 से विभाजित हैं। अगर दोनों 3 से विभाजित है तो बेटा HCF कितना होगा, P और Q का 3 होगा, जो कि 1 के बराबर नहीं आया है। हमें 1 चाहिए था और यहाँ आ कितना रहा है, 3 आ रहा है, जो कि हमारी अवधारणा के विपरीत है। हमें 1 चाहिए था, तो लिखेंगे यह हमारे अवधारणा, यह हमारे अवधारणा के विपरीत है, ठीक है, मतलब यानी कि गलत है जो हमने माना था। अर्थात √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। शब्द यही रहेंगे, 3 की जगह पर 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 2 हो सकता है, कोई भी अभाज्य संख्या हो सकती है, लेकिन जो तरीका होगा, जो शब्द होंगे वो बिल्कुल इसी तरीके से ही होंगे, ठीक है। इसे रट लीजिए, ये हर साल आता है, हर साल आता है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा आराम से। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन में, ठीक है। सो जो मैंने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे ना बेटा, उन सब में ये सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं मैंने पहले से ही। अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा, ठीक है। सो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ख नंबर पर कह रहे हैं ए का मान ज्ञात कीजिए। ये 2 समीकरण दे रखे हैं, इसमें ए का मान ज्ञात करना है, जिसमें अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, ठीक है। अपरिमित रूप से अनेक हल दे रखे हैं, तो समीकरण दे क्या रखा है बेटा, प्रॉपर लिखेंगे, दिया है, दे रखा है बेटा ax + 2y = 2, ये समीकरण नंबर 1 है। और जो दूसरा में दे रखा है बेटा वो है 8x + ay = 4, ठीक है, ये दे रखा है। चूँकि a1 कितना है बेटा, a है, b1 कितना है, 2 है, और c1 कितना है, 2 है, a2 कितना है, 8 है, b2 कितना है, a है, और c2 कितना है, 4 है। सही लिखा क्या मैंने, नहीं। देखो ये प्लस का 2 इस तरफ आके क्या हो जाएगा, माइनस का 2, कुछ भी उस तरफ रखेंगे उसको उठा के इस तरफ लाना है, प्लस का इधर आके माइनस का होगा, चिन्हों का ध्यान रखना है। चूँकि प्रश्न में बोला गया प्रश्नानुसार अपरिमित रूप से अनेक हल, परिमित रूप से अनेक
हल के लिए, जब अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए कंडीशन होती है तो वो कंडीशन क्या होती है, A1 बट्टा A2 बराबर होती है B1 बट्टा B2 बराबर होती है C1 बट्टा C2, यही होता है। तो A1 का मान है A, A2 का मान 8, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। सो हम क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, चूँकि 2/A बराबर 2/4, माइनस माइनस प्लस, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 3 से गुणा कर दो, A एक कम A, 2 दूनी 4, ठीक है, आंसर आ जाएगा 4, कोई दिक्कत नहीं। अगले वाले प्रश्न में आ जाऊँ, कह रहे हैं ये काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दिए गए चित्र में PS बट्टा SQ PT बट्टा TR के बराबर है और ये कोण इसके बराबर है। सिद्ध कीजिए कि ये जो त्रिभुज है PQR ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। किस त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखो बेटा, त्रिभुज पहले बना लेते हैं, ठीक है। हमारा इसका नाम P, ये Q, ये R है, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर दे रखा है और ये S और ये T है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है बेटा, दिया है कि जो PS बट्टा SQ है वो बराबर है PT बट्टे TR के, ये दे रखा है। और हमें क्या दे रखा है, और हमें दे रखा है जो कोण PST बराबर है PRQ, ये चीज़ बराबर दे रखी है समीकरण नंबर 2। मतलब ये वाला कोण PST PRQ, ये वाला कोण बराबर दे रखे हैं, चित्र में भी बना हुआ है। अब आप खुद देखो, थोड़ा चित्र में देखो, PS बट्टा SQ PT बट्टा TR के बराबर है। इसका सीधा सीधा मतलब है पर मैं 6.2 से, इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि जो ST है वो समांतर है बेटा QR के, है ना। ST समांतर QR के हो जाएगा। और साथ ही साथ इसका मतलब ये अगर रेखा समानांतर है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि त्रिभुज PST समरूप है त्रिभुज PQR के। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है इसमें, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दो त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत भुजाएं का अनुपात बराबर होता है, संगत कोण भी बराबर होते हैं। यानी कि ये वाला कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इसके बराबर होगा। अर्थात PST जो कोण है, कोण PST बराबर होगा PQR के, ठीक है, बिल्कुल होगा। बस इतनी से ही बात बन जाएगी। अब देखो, PST PRQ के बराबर है और PST PQR के बराबर है, तो समीकरण 2 तथा 3 से, क्योंकि समद्विबाहु दिखाना है ना, मतलब ये वाला भुजा और ये वाला भुजा को बराबर दिखाना है, तभी बात बनेगी। तो ये PRQ जो है एंगल, वो किसके बराबर हो जाएगा, PQR के बराबर हो जाएगा। मतलब ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है वो आपस में बराबर हो जाएंगे। क्या है, PQR, ठीक है। देखो, ये संगत भुजा पे दो संगत कोण बराबर है, ये एक दोनों का कॉमन भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है, और संगत कोण बराबर आ रहे हैं। संगत कोण बराबर आ रहे हैं यानी कि संगत भुजा बराबर होगी, तो PQ बराबर हो जाएगा PR के। जब दो भुजा बराबर आ गई किसी एक त्रिभुज में, अर्थात त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और ये बड़ा अनसॉल्व पेपर है, कहीं पर इसका सोल्यूशन मौजूद नहीं है, मैं आपको सोल्यूशन करवा रहा हूँ, ठीक है, पूरा डिटेल के साथ। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। आशा करता हूँ ये चीज़ भी आप आराम से समझ गए होंगे, ठीक है बेटा। आगे के क्वेश्चन में आते हैं। दूसरे का घ नंबर कह रहे हैं, एक 40 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु के चिन्ह के वृत्ताकार सिरों की त्रिज्या इतने और इतनी है। शंकु के चिन्ह की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तिरछी टोपी वाले, ठीक है। घ नंबर है ये हमारा, ठीक है।
छिन्नक बनाते हैं पहले। छिन्नक तो सभी को पता ही होगा, है ना। ये बेटा छिन्नक, इधर हमारा तिर्यक ऊंचाई कह रहे हैं 40 सेंटीमीटर ऊंचे, ऊंचाई दे रखा है 40, ऊंचाई कितना दे रखा है 40। वृत्ताकार सिरों के त्रिज्या हैं। पहली वाली जो त्रिज्या है, पहली वाली त्रिज्या 38 है और दूसरी वाली 8 है, ठीक है। सो R1 दे रखा है 38, R2 दे रखा है 8, ठीक है। H दे रखा है 40, हमें L निकालना है, तिर्यक ऊंचाई निकालनी है। क्वेश्चन तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इतना आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा जो L होता है बेटा वो क्या होता है, H का स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का वर्ग, यही होता है। H क्या है बेटा 40 का वर्ग, R1 कितना है 38 और माइनस 8, इसका वर्ग कर देंगे तो इसका हो जाएगा 4 चक्कू 16 डबल 0, 38 में से 8 घटाएंगे 30 आएगा, 30 का वर्ग करेंगे 900 आ जाएगा, जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2500। 25 का वर्गमूल 5, पीछे 2 0 का 1 0 आ जाएगा, तो तिर्यक ऊंचाई आ जाएगी 500 सेंटीमीटर। हैं इतना बड़ा आ जाएगा क्या, अरे 2 0 नहीं 1 0 आएगा, 2 0 है तो पीछे 1 0 आता है, ठीक है। 2500 का 50 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो तिर्यक ऊंचाई कितनी आ जाएगी 50 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमेशा बेटा रीचेक ज़रूर किया करो, क्वेश्चंस करते वक्त रीचेकिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन तो हो गया, अब खंड 4 में आ रहे हैं, ठीक है। चौथे खंड का पहला क्वेश्चन, ठीक है। सो चौथे क्वेश्चन का, ये जो चौथा क्वेश्चन का खंड का है ना बेटा, आज सुबह मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, ठीक है, जिसमें मैंने 2 क्वेश्चन किए थे। एक पहला 3 संख्याओं का HCF कैसे निकालते हैं, और फिर 2 संख्याओं का HCF 272 और 132 का HCF आप कैसे निकालोगे, ये मैंने कराया था, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर साल आता है। देखो अगर आपको विश्वास नहीं होता है, देखो 3 संख्याओं का HCF और ये जो संख्या है 272 और 1032 का HCF निकाला था, 8 आया था आंसर। यही क्वेश्चन है ना 1032। देखो ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर रखा है, ये सोल्यूशन आपके सामने है, ठीक है। अगर आपको फिर भी नहीं आता, ये क्वेश्चंस का वीडियो मैंने अलग से बना रखा है, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, और वीडियो लिस्ट को जो भी चेक कर सकते हैं। तो पहले ही करा रखा है, तो ये ऑलरेडी हो रखा है, जो हो रखा है उसको तो साइड में रखेंगे, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये ख नंबर तो बार बार आता है। कहने एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, तो सिद्ध कीजिए ये। देखो बेटा कैसे करना है एग्जाम में, वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये चौथे का ख नंबर है, ठीक। सो पहले तो हमें दे रखा है एक त्रिभुज ABC, ठीक है। यहाँ नाम है बेटा A, इधर है B और इधर है C। कह रहे हैं BC पर बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कि जो ADC है, ठीक है, वो कोण किसके बराबर है, BAC के, इस कोण के बराबर है। ये 2 कोण बराबर दे रखा है, ठीक है। सो दिया है, जो दिया है बेटा वो लिख देते हैं कि कोण ADC बराबर है BAC के। ये बड़ा कोण दे रखा है, सिद्ध क्या करना है, हर साल आता है ये क्वेश्चन, हर साल। CA² बराबर CB इंटू CD, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। अब आप देखो बेटा, ये तो हमें सिद्ध करना है। सो एक ही भुजा में वर्ग है, बाकी में गुणे में वर्ग नहीं है, यानी कि आइडिया मुझे ये लग रहा है कि 2 त्रिभुजों को समरूप दिखाना, फिर संगत भुजा का अनुपात बराबर वाला प्रॉपर्टी यूज़ करना है। CB कहाँ है, CB ये पूरा चाहिए, अच्छा। CD कहाँ है, CD ये वाली भुजा, अच्छा। CB हो गया, CD हो गया, CA का स्क्वायर, तो CA इस त्रिभुज में मिलेगा और इस बड़े वाले त्रिभुज में मिलेगा। तो मुझे यहाँ से आइडिया लग गया
ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस त्रिभुज को, छोटे वाले त्रिभुज को और बड़े वाले त्रिभुज को क्या दिखाऊंगा, समरूप दिखाऊंगा। तो मैं क्या करूँगा, त्रिभुज CAB और त्रिभुज CDA में इन दो त्रिभुजों को पहले क्या दिखाना है, समरूप दिखाना है। ठीक है। और एक लॉजिक बताता हूँ बेटा, देखो मैंने वैसे तो कई प्रकार से तुम ले सकते हो, लेकिन एक सिमेट्री में लेना पड़ेगा आपको। ठीक है। CAB देखो, ये भुजा और सॉरी ये कोण और ये कोण बराबर है, तो CAB लिया। ठीक है। C से स्टार्ट किया था और ये त्रिभुज में, और ये कोण बराबर है, तो CDA लेना पड़ेगा। सिमेट्री में लेनी पड़ेगी हमें, तभी आंसर्स बराबर आएंगे, नहीं तो नहीं। तो देखो आप दोनों त्रिभुजों में जब तुम छोटा वाला त्रिभुज भी लोगे और बड़ा वाला त्रिभुज भी लोगे, तो ये कोण दोनों में आएगा। कोण C बराबर कोण C, उभयनिष्ठ। अगर तुम कोई एक कोण और बराबर दिखा देते हो ना, तो बात बन जाएगी। उभयनिष्ठ कोण बराबर है, और भाई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण ऑलरेडी बराबर दे रखा है। ठीक है। ये दिया हुआ है ADC बराबर BAC। ठीक है। समीकरण 1 से दो कोण बराबर हो गए, तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है। तो आप लिख दोगे अतः ए से एंगल से, तो ये जो दोनों त्रिभुज है, त्रिभुज CAB समरूप हो जाएंगे त्रिभुज CDA के। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनका संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। यहाँ से ले लिया मैंने CA, यहाँ से आ जाएगा बेटा CD। ठीक है। फिर CA चाहिए, मैंने यहाँ से ले लिया CB, और यहाँ से आ जाएगा AC या CA, जो लिखना चाहो। ठीक है। और एक भी ले सकते हैं, यहाँ से ये ले लिया, यहाँ से AB, और यहाँ से AB लिया तो यहाँ से DA आ जाएगा। लेकिन मुझे इन दोनों की ज़रूरत है, इन दोनों को ले लेंगे, CA बट्टा CD, यहाँ लिख देंगे जब, और यहाँ आ जाएगा CB बट्टा CA। तिरछा गुणा कर तो CA गुणा CA स्क्वायर, और ये आ जाएगा CB गुणा CD। यही आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड। ये कोई NCERT बुक वगैरह में नहीं मिलेगा ये क्वेश्चन आपको। जो जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वही बच्चा इस क्वेश्चन को कर पाएगा। ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ बेटा, हमेशा क्वेश्चन रटे नहीं जाते, कॉन्सेप्ट को सीखे जाते हैं और फिर क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन शानदार और इम्पोर्टेंट है, लगभग हर साल आता है, इसको तो अच्छे से कर लेना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमारा हो गया है। कह रहे हैं 5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए, उसे 2:3 में व्यक्त कीजिए। तो ये बेटा मेरे पास अभी पेंसिल प्रकार नहीं है, तो ये जो क्वेश्चन है बेटा एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, NCERT एक्सरसाइज का, उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। और ये सब मैं पहले ही करा चुका हूँ, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, तो डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करना। ठीक है। सारे चैप्टर्स करा रखे हैं। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। अगला भी बहुत ही सिंपल है। कह रहे हैं कॉट थीटा का मान 7/8 है, तो इसका मान क्या होगा। ठीक है। करते हैं घ नंबर। यदि कॉट थीटा बराबर है 7/8, ठीक है, ये दे रखा है, हमें मान निकालना है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा बट्टे में 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। ठीक है। आपको एक सूत्र पता होगा, A + B गुणा A - B क्या होता है, A² - के B²। ये A के स्थान पर है, ये B के स्थान पर, A के स्थान पर B के स्थान, नीचे भी ऊपर भी, तो ये हो जाएगा A का वर्ग B का वर्ग, A का वर्ग B का वर्ग। A का वर्ग होता है 1, तो 1 - sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ से आ जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा। सर्वश्मी का है 1 - sin स्क्वायर क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा, और 1 - cos क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा। ये सूत्र है बेटा। cos बट्टे sin क्या होता है, cot थीटा। इसमें भी वर्ग, इसके भी वर्ग, इसमें भी वर्ग लग जाएगा। cot थीटा का इसको हम लिख सकते हैं cot थीटा का वर्ग, और cot थीटा का मान हमें दे रखा है 7/8। वर्ग कर दो, 7 × 7 = 49, 8 × 8 = 64, 49/64। ये हमारा आंसर आ जाएगा। बताइए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कठिनाई, कोई मुसीबत? बिल्कुल नहीं होगी।
ठीक है, ये क्वेश्चन आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, 5वें खंड पे आते हैं। अब हमारे खत्म, सीधे 4 नंबर के स्टार्ट हो जाएंगे। 4 के बाद सिर्फ 6 नंबर। ओके, कह रहे 2 क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। एनसीईआरटी का प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का क। ठीक है, ये हमें करना है। सो देखो बेटा, क्या दे रखा है हमें, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं। माना क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, अगर एक x दूसरा क्या होगा बेटा, x+1, एक के बाद एक, ठीक है, एक के बाद 2, एक में एक जोड़ा तभी मिला में। प्रश्नानुसार क्या बोला है कि उनके वर्गों का योग, उन संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, 365 है। ए का वर्ग, बी का वर्ग, 2ab खोल दिया हमने। x² यहाँ से आ जाएगा 2x², एक का वर्ग 1, 2 1 कम 2 x, और प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 2x² प्लस 2x, यहाँ से आ जाएगा माइनस के 364, 2 से भाग देंगे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा x² प्लस x, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 दूनी 4, तो ये एक द्विघात समीकरण बनेगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं तो 1 है। ऐसी 2 संख्या लेनी है जिनकी हम गुणा करें तो 182 आता हो और घटाएं तो 1। ठीक है, तो 2 हाँ 13 और 14। ठीक है, ऐसी 2 संख्या क्या होती है, 14 और 13। तो 14x में से अगर 13x घटाएंगे तो 1 बचेगा, और गुणा करेंगे तो 182 आएगा। यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, इस जोड़े से x उभयनिष्ठ, इस जोड़े से बाहर माइनस है तो अंदर प्लस हो जाता है। जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखते हैं, और जो आपने उभयनिष्ठ निकाला है उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में। ठीक है, यदि x + 14 आपको 0 लेंगे तो प्लस का 14 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस के 14। आंसर है क्या, धनात्मक पूर्णांक बोले, नहीं होगा ये। यदि x - 13 बराबर 0 लेंगे तो माइनस का 13 इधर आके प्लस का 13, तो ये आपका आंसर होगा। जो क्रमागत 2 संख्याएं होगी, एक 13 होगी और एक 13 + 1, यानी कि 13 और 14, ये आपका आंसर आएगा। वो क्रमागत 2 संख्याएं क्या होंगी, 13 और 14 होंगी। तो ये क्वेश्चन भी आपका बन गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे बिंदु इतने इतने जोड़ने वाले रेखाखंडों को किस अनुपात में व्यक्त करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो यहाँ लिखेंगे, दो बिंदु हमें दे रखे हैं। एक बिंदु ए है -6, 10, और एक बिंदु बी है जो है 3, -8, और एक बिंदु पी है जो इसको विभक्त करता है अंतः। तो किस अनुपात में विभक्त करता है वो निकालना है। बोल देंगे कि m1 अनुपात m2 में विभक्त करते हैं। ये x1 है, ये y1, ये x2 है, ये y2। ठीक है, तो देखो विभाजन सूत्र से x बराबर क्या हो जाएगा, m1 x2 m2 x1 m1 + m2, ये हो जाएगा। x का मान दे रखा है -4, m1 का मान पता नहीं, x2 का मान कितना है -8, m2 का मान पता नहीं है, x1 का मान है -6, नीचे है m1 + m2। इसके पट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे, तिरछे गुणा कर देंगे, गुणा कर दो, -4 m1
माइनस के 4m2 माइनस के 8m1 माइनस के 6m2 माइनस के इधर के प्लस का हो गया, m1 को एक तरफ लाओ और m2 को एक तरफ, माइनस का इधर के प्लस का हो गया, तो यहाँ से बचेगा 8m1। सही, एक बार चेक कर लेते ना। प्लस का 10 माइनस का 6। देखो कहीं तो गड़बड़ कर दिया हमने, गड़बड़ कर रीचेक ज़रूर किया करो हमेशा। m1 x2 और भाई 3 था, देख रहे हो 3 था, हमने क्या लिख दिया 8। नज़र हटी दुर्घटना घटी। और m2 x1 माइनस का 6, ठीक है ठीक है। यहाँ 3 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 7m1, ठीक है। बाकी सब सही है, माइनस के 2m2, इससे ये कटा। ये m2 गुणे मित्र के बट्टे में आ गया, ये 7 गुणे मित्र बट्टे में आ गया। अनुपात का मतलब क्या होता है? बट्टा, बट्टे का मतलब अनुपात, तो आंसर हो जाएगा 2 अनुपात 7 में विभक्त करती है, ठीक है। क्या लिख दोगे? 2 अनुपात 7 में विभक्त करती है। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया, कोई डाउट नहीं, दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई याद कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, गौ नंबर। सो क्या बोला गया बेटा? गोले को पिघलाकर, ये गोले को पिघलाकर एक बेलन बनाया गया है। ठीक है। सो जो गोले की त्रिज्या दी गई है वो 4.2 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। और जो ये स्मॉलर और इसकी जो त्रिज्या दी गई है वो 6 सेंटीमीटर दी गई है, कैपिटल आर बोल देते हैं। तो इसकी ऊंचाई हमें निकालनी है, बेलन की ऊंचाई। तो इस चीज़ से ये चीज़ बना रहे हैं, यानी कि दोनों का आयतन समान रहेगा, ठीक है। प्रश्नानुसार गोले का आयतन किसके बराबर होगा? बेलन का आयतन। गोले का आयतन का सूत्र 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कट जाएगा। स्मॉल आर का मान 4.2 और कैपिटल आर का मान है 6 × 6 और इधर एच, ठीक है। सो 4 और ये 4.2 ये 6 गुणे मिद्रा के बट्टे में आ जाएगा, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 3 6, 3 से काटो, 3 1 कम 3, 3 चौके 12, 3 1 कम 3, 3 चौके 12, 3 1 कम 3, 3 चौके 12, 14 × 14 196.1 स्थान के बाद। तो इनको जब गुणा कर दोगे तो 2.73 समथिंग आ जाएगा कुछ, ठीक है, इतना सेंटीमीटर। तो इन गुणा कर देना इनको आपस में, तो आंसर आपको मिल जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आई थिंक नहीं होगी। ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर दर्शाती है। माध्य साक्षरता दर निकालना है। माध्य निकालने के लिए बोला है, आप कौन सी विधि का यहाँ पर कोई उल्लेख नहीं है, आपकी मर्जी है और किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। सो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पर तो बेटा वर्ग अंतराल है, फिर क्या आता है f का कॉलम आता है, फिर क्या आता है x का कॉलम आता है, और फिर fx का कॉलम आता है। मैं लगा रहा हूँ सबसे आसान विधि जो है बेटा वो है प्रत्यक्ष विधि, और मैं वही लगा रहा हूँ, ठीक है। कौन सी विधि लगा रहा हूँ मैं? प्रत्यक्ष विधि। वर्ग अंतराल दे रखा है 45 से 55, 55 से 65,
65 से 75, 75 से 85, 85 से 95। फिर नगरों की संख्या उसके हिसाब से 3, 10, 11, 8, 3, इन सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 35। ये क्वेश्चन में बोल रखा है, इसे हम बोलते हैं सिग्मा एफ। एक्स निकालने का नियम क्या है, इन दोनों को जोड़ो, 45 और 55 को जोड़ो और आधा कर दो, कितना आ जाएगा 100, आधा 50। सब में 10 10 का अंतर है, 10 10 जोड़ते रहो, 60, 70, 80, 90। ठीक है, अब क्या करना है, एफ और एक्स के गुणा करना है, 5 तिया 15, 0, 6 कम 6, 00, 11 7 77, 8 8 64, 9 तिया 27। जोड़ो इनको, 0, 5 7 12, 12 और 4 16, 16 और 6 16 और 7, 16 और 7 हो जाएंगे 33, है ना। हासिल लगा 3, 7 7 14, ठीक है, 14 और 6 20, 20 और 2 22, 22 और 3 25। तो इसे बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, तो हमने कौन सा विधि लगाया, प्रत्यक्ष विधि, अंग्रेजी में बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। क्या निकालना है हमें, माध्य। सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। मान क्या है हमारे पास, 25 30 बट्टे 35, 5 7 35, 5 5 25, 0 5 6 30, भाग दे दो, 7 7 49, 1 बचा 16 गया, 7 दूनी 14, ठीक है, 4 बजा 0 लगे, 7 5 35, ठीक है, तो यही आ जाएगा आंसर 72.5 लगभग, यही छोड़ देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन में आते हैं, छठे क्वेश्चन में सभी खंड करने हैं आपको। पहला क्वेश्चन, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, करते हैं। देखो बेटा, दो संख्याएं, तो एक बड़ी संख्या होगी और एक छोटी संख्या होगी। माना बड़ी संख्या हमारी x है और छोटी संख्या हमारी y है। ठीक है, मान लेंगे, माना बड़ी संख्या x है तथा छोटी संख्या y है। ये क्वेश्चन में हमने मान लिया, ये छठे का क नंबर है। ठीक है, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर बड़े वाले संख्या के वर्ग में से, यहाँ लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, अंतर मतलब घटाना, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। और द्वितीय शर्त में क्या बोला गया, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। इसका मान उठाकर यहाँ रख दूँ, समीकरण 1 व 2 से वाई स्क्वायर का मान यहाँ रख देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस का इधर के क्या हो जाएगा, माइनस के 180। ठीक है, ऐसी दो संख्या लेनी जिसको गुणा करने पे 180 है, घटाने पे 8 है। ठीक है, घटाने पे 8 है। दो संख्या नहीं, 10 18 और 10, 18 और 10 के गुणा करोगे 180 आएगा, 18 में से 10 घटाओगे 8 आ जाएगा। तो 18x माइनस के 8x, माइनस अंदर गुणा हो जाएगी,
गड़बड़ हो रहा है। घटाने पे हमें 8 चाहिए ना, यहाँ तो 10 बच रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं बनेगा। 10 में से घटाने, ऐसी दो संख्या लेनी है, गुणा करने पे 180 और घटाने पे 8 आनी चाहिए। ठीक है, दिमाग में क्लिक नहीं कर रहे हैं, यहाँ ले लेते हैं। गुणनखंड करूँ, 2 नंबर 18 0। ठीक है, 45, 3 कम 3, 3 बजे 15, 3 बजे 15, 5 कम 5, तो 2 दूनी 4। तो बेटा देखो, वो दो संख्याएं क्या होंगी, एक तो 18 होगा और एक 10 होगा। ठीक है, कभी कभी सिंपल चीज़ें भी ना दिमाग कैलकुलेट नहीं कर पाती हैं। सो डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन क्वेश्चन, है ना। माइनस माइनस प्लस, सो यहाँ से x ओबनिस्ट आ जाएगा, यहाँ 18 बचेगा, यहाँ से 10 ओबनिस्ट आ जाएगा, 18 बचेगा। अगर दोनों सेम है, आपने सही किया है, बिल्कुल सही। और जो ओबनिस्ट निकाला आपने चिन्हों के साथ, वो यहाँ लिख देंगे। ठीक है, यदि x माइनस के 18 बराबर 0, तो माइनस के 18 इधर आके प्लस के 18 हो जाएगा। और यदि x माइनस सॉरी प्लस के 10 बराबर 0, तो प्लस का 10 इधर आके माइनस का 10 हो जाएगा, है ना। तो दोनों तो आंसर होंगे नहीं। ठीक है, संख्या तो बड़ी वाली ये जो संख्या है, ठीक है, ये हो जाएगी x का मान और ये हो जाएगा दूसरा। तो बेटा ये वाला मान सही होगा x, तो बड़ा वाला मान आपका x आएगा और छोटा वाला मान आप यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, देखो चूँकि y² बराबर आपका 8x था, ठीक है ना, तो यहाँ y² 8, x का मान 18, तो 8 को लिख सकता हूँ मैं, 4 दूनी 8, 18 को लिख सकता हूँ मैं 9 दूनी 18। ठीक है, सो देखो y का मान क्या हो जाएगा, वर्गमूल निकालोगे, 4 का वर्गमूल होता है 2, 2 और 2 इसका जोड़ा बन जाएगा 2, और 9 का वर्गमूल होता है 3, तो 2 दूनी 4, 4 3 12, तो y का मान आ जाएगा 12। ठीक है, y का मान आ जाएगा 12। ठीक है, और तो यानी कि जो बड़ी संख्या होगी वो 18 होगी और छोटी संख्या आपकी 12 होगी। ये क्वेश्चन आपका आराम से बन जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं। कह रहे हैं छायांकित क्षेत्र में देखिए आगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो छायांकित भाग का कैसे निकलेगा, जब वर्ग के क्षेत्रफल में से 4 वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे। सो देखो बेटा, अगर मैं बना के दिखाऊँ यहाँ पर, हालांकि मैं उतना अच्छा कलाकार नहीं हूँ, फिर भी मैं समझाने की कोशिश करूँगी। पूरा अटैच है ना यहाँ पर। ठीक, सो ये भुजा जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 है, वर्ग की भुजा दे रखी है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा उसका आधा होगा, यानी कि 7 होगा। और 7 क्या है, ये वृत्त का व्यास है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर, ख नंबर में हमें क्या दिया हुआ है, वर्ग की भुजा, वो दे रखी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा, आधा 7 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, 7/2 सेंटीमीटर, यही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो वो क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 वृत्त का क्षेत्रफल। इस वर्ग के क्षेत्रफल में से 4 वृत्त के क्षेत्रफल को घटा दोगे तो आपको मिल जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा गुणा भुजा, ये पाई r स्क्वायर, 14 गुणा 14 हो जाएगा, और पाई का मान 22/7 और r का मान 7/2, 7/2, 2 दूनी 4 कटा, 14 गुणा 14 196, 7 से 7 कटा, 22 7 154, घटाएंगे तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया। अब आते हैं गौ नंबर पर।
ठीक है। और फिर उसके बाद करेंगे घ नंबर। घ नंबर पे आ जाते हैं। क्या बोल रहा है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए। तो बेटा ये क्वेश्चन है आपका 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से मिलता जुलता क्वेश्चन है। हालांकि मेरे पास गोला प्रकार वगैरह ये सब कुछ नहीं है ना, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, सिर्फ मानव को बदला गया है, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 1 है 11.2 का वो बिल्कुल वही है। उसे आप देख लेंगे तो ये आपसे आराम से हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास गोला प्रकार वगैरह नहीं है तो मैं करवा देता हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन जाएगा। नहीं बने तो कमेंट करना, फिर अलग से वीडियो बना के बता दूंगा। घ नंबर पे आ जाओ। घ नंबर क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं किसी स्कूल की कक्षा 10 में 51 लड़कियों की ऊंचाइयां एक सर्वेक्षण किया गया और निम्न आंकड़े प्राप्त किए गए। माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक निकालना है। माध्यक के लिए बेटा संचयी बारंबारता होती है। कुल लड़कियां कितनी हैं, 51, और यहाँ देखो लास्ट में 51 है, यानी कि ये जो कॉलम आपको दे रखा है ना बेटा, ये कॉलम आपका F का नहीं, ये कॉलम आपका CF का है। ठीक है, तो ये आइडिया लग जाना चाहिए। ठीक, तो पहले बनाते हैं। पहले तो देखो बेटा कौन सा घ नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो यहाँ पर आपका वर्ग अंतराल आएगा। ठीक है, यहाँ पर वर्ग अंतराल पहला वाला जो 140 से कम है उसको वैसे ही रखो, 140 से कम। और फिर क्या है बेटा 5-5 का अंतर है, 45, 50 है ना। तो यहाँ अगला वाला हो जाएगा 140 से 145, फिर हो जाएगा 145 से 150, 150 से 155, 155 से 160, और फिर 160 से 165। ठीक है, और यहाँ पर जो हमें दे रखा है ना, ये देखो यहाँ से हमें CF दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा, 4, 11, 29, 40, 46, 51। सो देखो CF से F कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जो लास्ट वाला है, ठीक है, देखो पहला वाला वैसे का वैसे ही लिख दो। ठीक है, अब 11 में से 4 घटाऊँ कितना आ जाएगा, 11 में से 4 घटाओगे 7 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 29 में से 11 घटाओ, ठीक है, घटाते हैं वो नीचे से, 9 में से 1 गया 8, 2 में से गया 1, 18, 40 में से 29 घटाओगे आ जाएगा 11। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 6, 51 से 46 घटाओ तो ये आ जाएगा 5, आगे पीछे तो नहीं हो गया, 3, 3, 6, 3, 3, 6, हाँ थोड़ा आगे पीछे हो गया था। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब इन सब को तुम जोड़ोगे ना 51 आ रहा होगा, और यहाँ पे भी देखो 51 है। ठीक हो गया, तो ये जो 51 होता है ना उसे हम n बोलते हैं। अब हमें क्या करना होता है ना, n/2 देखना होता है, यानी कि 51/2 यानी कि 2 3 4 2 5 10, 2 5 10, 25.5 आ जाएगा। ठीक है, 25.5 से ज़्यादा आपको CF में देखना है, ये ट्रिक है। ज़्यादा तो बहुत सारे होंगे लेकिन पहला वाला ज़्यादा देखना है। तो कितना आ जाएगा 29, बाकी ये भी है लेकिन सबसे पहला वाला जो इससे ज़्यादा हो। तीसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पे आगे बढ़ो। तो ये जो है बेटा ये मेरा F है। ठीक है, तीसरे वाले नंबर पर, और 29 के ऊपर वाला ये वाला आपका हो जाएगा CF। ठीक है, और ये हमारा होता है माध्यिका वर्ग, और ये माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। तो L हमारे पास 145, कितने कितने का अंतर है, 5-5 का अंतर है, तो H हमारे पास 5। ठीक है, अब हमें निकालना है माध्यक। सूत्र होता है L + n/2 माइनस के CF गुणा H/F। L का मान 145, n/2 कितना है था 25.5, CF का मान कितना है 11, H का मान आया है 5, F का मान आया 18। 25.5 से 11 घटाओगे तो 5 में से 1 गया 4, 14.5/18।
ठीक है। अब इसको हमें हल करना है, हल करोगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है। सो हल करते हैं। 18 से क्या करना है आपको, ऊपर ऊपर गुणा करना है, फिर भाग देना है और फिर जोड़ देना है। 5 बचे 25, हासिल लगा 2, 5 चौके 20 और 2 22, हासिल लगा 2, 5 एकम 5 और 2 7, 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 चौके 72। ठीक है। फिर 5, ये 50 है इधर, 4 पॉइंट समथिंग जाएगा, 4.2 लगभग, तो 142, 4.2, तो जोड़ेंगे तो ये 149.2। आंसर में यहाँ ज़रूर लिख देना लगभग। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट वीडियो सारे ही करा रखे, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, वो ज़रूर चेक कर लेना बच्चों, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।